अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ थी और इस वर्षगांठ पे पाकिस्तान में भी एक आयोजन हुआ था जिसमें असीम मुनीर ने एक बयान दिया था। इस बयान को अगर सुने आप तो क्या कहते हैं ये कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। इस बयान में ये कह रहे हैं कि अगली बारी बड़ा घातक होगा, बड़ा खतरनाक होगा। लेकिन सच क्या है? अभी पाकिस्तान के अंदर खुद हलचल मची हुई है और अब तो ऐसा हो गया है कि मीडिया में लोगों ने डिस्कस करना भी छोड़ दिया है। अभी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक हमला हुआ जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए हैं। अब ऐसा लगता है जैसे ये आम बात की तरह ट्रीट होती है और आम बात की तरह लोग भूल जाते हैं। मीडिया में हर 1-2 दिन में कुछ न कुछ ऐसी खबर आती रहती है। लेकिन ये तो बात हुई लोकल लेवल की। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के दोस्त उसके साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे? और सबसे बड़ा पार्टनर उसका चाइना के बाद अगर कोई है तो तुर्की है। लेकिन तुर्की के ऊपर एक बड़ा गाज गिरा है। अभी अर्दोगन बड़े गुस्से में दिख रहे हैं और गुस्से में, झुंझलाहट में वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं। कुछ दिन पहले तक वो यूरोपीय यूनियन को सुना रहे थे कि तुमने भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया लेकिन मेरे से बातचीत नहीं की, मुझे बताया नहीं गया और तुमने कैसे अपना दरवाजा खोल दिया, हमें भी इसमें शामिल करते। लेकिन अब सीन ऐसा हो गया है कि लगता है अर्दोगन का मिसाइल का परीक्षण करना उनके ऊपर और भी ज्यादा भारी पड़ गया है। फ्रांस जहां सेना उतार रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप भी बड़ा एक्शन ले रहा है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधा मुर्गा थोथा धान, जैसा नाई वैसा जजमान। क्या तुर्की को यूरोपीय यूनियन से बाहर कर दिया गया है? सच क्या है? वहीं दूसरी तरफ तुर्की के साथ जो ये हरकत हुई है, क्या इसके पीछे भारत की बड़ी भूमिका रही है? पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरता हुआ भारत क्यों नजर आ रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज का समय ना सीधी लड़ाई लड़ने का नहीं है और भारत भी सीधी लड़ाई अब नहीं लड़ रहा है, बल्कि ऐसी लड़ाई लड़ रहा है सामने वाला लंबे समय के लिए मजबूर हो जाए। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? अभी कुछ चीजें हुई हैं। अर्दोगन बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं और इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं कि अर्दोगन कह रहे हैं सुनो यूरोपीय यूनियन, तुम्हारा काम मेरे बगैर नहीं चलेगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले तुर्की ने एक मिसाइल का परीक्षण किया। इस परीक्षण के बारे में हमने आपको बताया था कि इसकी रेंज करीब 6000 किलोमीटर है और इस रेंज से तुर्की अपनी ताकत को बढ़ा तो जरूर रहा है, पर इस बढ़ते हुए ताकत से यूरोपीय यूनियन को भी टेंशन होना शुरू हो गया। यूरोपीय यूनियन को अब तुर्की एक बड़ा खतरा लगने लगा है। लेकिन तुर्की बड़ा खतरा क्यों लगेगा? तुर्की एक बड़ा खतरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुर्की के इरादे नेक नहीं है। तुर्की फिलहाल एक थाली के बैगन की तरह चल रहा था, उधर उसे जिधर फायदा मिल रहा था उधर वो मुड़ जा रहा था। पर इस फायदे के बीच में तुर्की ने अपनी ताकत बढ़ाई है और तुर्की की इस ताकत को भांप लिया है यूरोप ने। अभी अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, फ्रांस साइप्रस में अपनी सेना उतारने को तैयार है और ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है, ये बहुत बड़ा मूव है। साइप्रस, ये जो छोटा सा देश जिसके आधे हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है तुर्की, वहाँ पर अगर सेना उतार रहा है फ्रांस तो ये तुर्की को सीधा सीधा चैलेंज है। बिल्कुल सही, आपको याद आ रहा है, साइप्रस वही देश है जहां हाल में पीएम मोदी भी गए थे। अर्दोगन ग्रीस और साइप्रस को इसके लिए दोष भी दे रहे हैं। अभी हुआ क्या है, हाल ही में साइप्रस में यूरोपीय यूनियन का समिट आयोजित किया गया और इसमें तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगन को नहीं बुलाया गया और इससे बड़ी बुरी तरीके से तुर्की नाराज हो गया। यूरोपीय यूनियन के कई देश मानते हैं कि तुर्की अब पहले जैसा यूरोपीय यूनियन का कैंडिडेट नहीं रह गया है। यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है तुर्की, लेकिन काफी लंबे अरसे से यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनना चाहता है, पर अभी तक उसके बनने में रोड़ा साइप्रस थे, ग्रीस था, लेकिन अब धीरे धीरे तुर्की की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी रोड़ा बन रही है और यूरोपीय यूनियन के देशों को लग रहा है कि अब ये एक स्वतंत्र रीजनल पावर बनना चाहता है। वैसे नाटो के लिए तुर्की अभी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी लोकेशन
यूरोप, मिडिल ईस्ट और ब्लैक सी के बीच में है। साइप्रस और तुर्की का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और साल 2026 में ये और गर्म हो गया है। तुर्की ने नॉर्दर्न साइप्रस में F-16 तैनात किए हैं। ग्रीस और साइप्रस ने भी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है और यूरोपीय यूनियन के देशों ने साइप्रस को खुला समर्थन दे दिया है। यानी कि इस जगह पे अब दोनों ही आमने सामने आ रहे हैं, यूरोप और अर्दोगन। 2026 के ईरान की लड़ाई के बाद तुर्की की अहमियत बढ़ गई है। नाटो ने तुर्की में अतिरिक्त पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लगाए हैं। ईरान की मिसाइलें तुर्की के हवाई क्षेत्र में बार बार रोकी जाती है, लेकिन यूरोपीय यूनियन को चिंता इस बात की है कि हमास को लेकर तुर्की सॉफ्ट पोजीशन रखता है, इजराइल की आलोचना करता है और अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। यूरोपीय यूनियन तुर्की से नाराज भी है। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे, साइप्रस का मुद्दा, अर्दोगन का आक्रामक फॉरेन पॉलिसी, रूस और चाइना के साथ अर्दोगन की नजदीकी। वैसे इस मीटिंग में नहीं बुलाए जाने की वजह से तुर्की के राष्ट्रपति ने बड़े तीखे बयान दिए हैं। तुर्की के बिना यूरोप अधूरा और कमजोर रहेगा। उन्होंने कहा अगर तुर्की को बाहर रखता है तो यूरोपीय यूनियन ग्लोबल पावर नहीं बनेगा। आज यूरोप को तुर्की की जरूरत है, तुर्की को यूरोप की जरूरत नहीं है। बहुत तरह की बातें इन्होंने कही और इन्होंने एक संदेश दिया कि तुर्की को इग्नोर मत करो। अब मैंने भारत का नाम क्यों लिया तो आपको बता दूं, भारत का एक पर्दे के पीछे प्रभाव जरूर देखा जा रहा है। यूरोप को अब तुर्की की जरूरत नहीं है। यूरोप अब सप्लाई चेन को अलग अलग दिशाओं में बांट रहा है और भारत एक बड़ा अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में निकलकर सामने आया है। यूरोपीय यूनियन अपने रिस्क को कम कर रहा है। इसका मतलब है चाइना पर, तुर्की पर निर्भरता कम करना, विश्वासी पार्टनर्स को बढ़ाना और रणनीतिक रूप से ऐसे देशों को साथ में रखना जो उनके साथ लंबे समय तक रहे। जैसे कुछ देशों को साथ लेकर चल रहे हैं, भारत को, वियतनाम को, मैक्सिको को, इसके अलावे खाड़ी के देशों को नए मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर की तरह देख रहे हैं। अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बातचीत तेज हुई है। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, डिजिटल ट्रेड, इन सब में सहयोग बढ़ रहा है। यूरोप की कई कंपनियां अब चाइना +1 रणनीति में भारत को चुन रही हैं। कुछ टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग ऑर्डर्स तुर्की से भारत और वियतनाम की तरफ भी आए हैं। तुर्की को लेकर अब यूरोप की भी तैयारियां दिखनी शुरू हुई है और जितना ये तैयारी आपको देखने को मिलेगा उतना ही यूरोपीय यूनियन आपको भारत के नजदीक देखने को मिल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।